के लिए कुछ होना चाहिए, है ना। अच्छा एक चीज और बताओ सेफ्टी से ही, कि कितनी कंपनियों में तो तुमने देखा है कि हेलमेट और ये जो सेफ्टी पीपी सेफ्टी होते हैं ये कंपलसरी है, हम्म बिल्कुल कंपलसरी है कि नहीं चलाएगा ही नहीं। मैक्स मैक्सॉप में कंपलसरी है। कंपलसरी है वो, रात में हम भी पहनते थे, रात में भी। बट ऐसी भी कंपनियां हैं कि जिनमें सेफ्टी और शूज भी आओ मत आओ पहन के, या फिर हेलमेट लगाओ मत लगाओ, हम्म, है ना ऐसी भी कंपनी। ऐसे भी बहुत कंपनी बट उनका मतलब ऐसी क्या मजबूरी है कि देखो, हर ऑपरेटर को, हर आदमी को भी मालूम है जो भी इस प्लांट में काम कर रहा है कि मेरी ही सेफ्टी की बात हो रही है, हाँ। और फिर भी नहीं लगा रहा वो। उसका क्या कारण हो सकता है तुम्हारे हिसाब से। उसका कारण ये है सर, जैसे हीट पे काम कर रहे हैं हम, हाँ हीट पे काम कर रहे हैं, ऊपर से सर के ऊपर और लोड ले लिए, पसीना तो चल ही रहा है, मतलब पसीना आ रहा है उसके पसीना आ रहा है। हेलमेट पहनने के बाद हाँ, में, वो कंफर्टेबल नहीं होता सर। कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, कंफर्टेबल नहीं है। Correct. या तो जेन्युइन हेलमेट दो, या तो चुभेगा उसको, हम्म, यहाँ यहाँ निशान बन जाएंगे। अगर कंफर्ट असली कॉस्ट की बढ़िया हेलमेट देगा तो पहनेगा। और दूसरा जो मैं अभी बात कर रहा था ना माहौल की, हम्म, अगर ऐसा माहौल रहेगा कि आपने उसके अंदर में फ्यूम्स निकालने के लिए वो लगाया हुआ है और टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, शेड की फ्लो हाइट जो है वो ज्यादा है। आपने प्रॉपर ली हुई है डाइकास्टिंग के हिसाब से, हम्म, तो ऐसा माहौल बनेगा कि मतलब आपको गर्मी लगेगी ही नहीं, लगी। आपको अनकंफर्टेबल फील होगा ही नहीं वो पीपीज पहनने के बाद में, हम्म, है ना। हम्म, और कई प्लांटों के अंदर में तो तुमने ऐसा भी देखा होगा कि जो हैंड ग्लव्स मिलते हैं हम्म, वो उस ऑपरेटर को बोला जाता है कि आपको ये 2 दिन चलाने हैं। हम्म, ऐसा भी रहता है ना नहीं कि 2 दिन चलाने हैं कि भैया आपको ये नहीं, ऐसा मिलेंगे, या फिर फट भी जाएंगे तो मिलेंगे अब तेरे को अगली ही शिफ्ट में, अगले शिफ्ट में। है ना। सब कंपनी सारी कॉस्ट सेविंग के अंदर में जा रही सारी। हम्म। ये है इस चक्कर में। पर ये हम लोग ये ऐसी दिक्कत नहीं आने याद देते नहीं हैं। देते हम, वो तो देते तुम्हारी वो है कि तुम बिलीव करते हो कि भाई प्रायोरिटी ये है ना। ये चाहिए ही चाहिए। ये चाहिए ही मैं तो चाहिए और ये होना ही चाहिए, होना है ही ना चाहिए। के अंदर में। अच्छा एक चीज और बताओ मेरे को कि अभी कैसा क्या लग रहा है कि बहुत सारी चीजें सुनने में आ रही हैं तुमको कि भाई डाइकास्टिंग का जो फील्ड है वो आगे चल के जैसे ईवी वगैरह आ जाएगा तो डाउन हो जाएगा, तो तुम्हारे हिसाब से क्या है। ये भी सक्सेस ही नहीं है इधर। ईवी सक्सेस ही नहीं है। सक्सेस ही नहीं है। हम ईवी की बात नहीं करते, कि हम बात करते हैं कि हमारा ये डाइकास्टिंग जो है वो एल्युमिनियम डाइकास्टिंग जो है वो ग्रोथ करेगा या नहीं करेगा, या फिर डाउन आ जाएगा। आने वाले 5 साल में ग्रोथ करेगा, और ये ग्रोथ करेगा वो। ग्रोथ करेगा। हाँ विशाल अंदर क्या लगता है, ग्रोथ मैं तो करेगा। कहूँ ग्रोथ करेगा या सर। फिर नौकरियां कम हो जाएंगी डाइकास्टिंग के अंदर में। बढ़ेगी। हम्म। बढ़ेगी। मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम होगा सर ये। क्योंकि सर कम होगा, सबकी लहर कम होगा। सर सबकी लहर आती है। अभी आईटी अब ये सेक्टर की लहर आ रही। हम्म। पहले मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की थी, हम्म। अभी कम हो रही। आने वाला टाइम सबका आता है, फिर दोबारा टाइम आएगा और फिर चढ़ेगी रहेगा। जहाँ तो मेरे प्रोफेसर लगे। बट ईवी ईवी से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा कम होने एल्युमिनियम की डाइकास्टिंग से। ईवी से फर्क तो पड़ना चाहिए थोड़ा बहुत। नहीं पड़ेगा। अब ये धीरे धीरे आएगा ईवी सर। ईवी आएगा तो उससे आए एल्युमिनियम कास्टिंग भी, अब मैं कहता हूँ आ जाता है पहले प्लास्टिक पहले। कास्टिंग आएगी सर। प्लास्टिक की कास्टिंग, प्लास्टिक की कास्टिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग। इंजेक्शन मोल्डिंग कास्टिंग आएगी, क्यों। क्योंकि उसका वेट भी कम है हम्म। और सस्ता भी पड़ेगा, वो चीप बट वो पड़ेगा। लगेगा थोड़े, इंजन थोड़ी बनेगा उससे। इंजन नहीं बनेगा, इंजन पर नहीं ये बनेगा। बहुत सारे पार्ट्स को, जैसे बैटरी बहुत बैटरी सारे भी नहीं पार्ट्स बनेगी, वो भी जैसे, टेम्परेचर बहुत होता है उसके अंदर बैटरी के कवर के अंदर में भी। हाँ जैसे मैं अब जैसे बाइक आ रही है, हम्म। बाइक की ग्रिप पे आने लगी, हम्म। एल्युमिनियम की आने लगी, हम्म। तो अब इससे अब समझ सकते हो अब कितनी कंपनियां वो हो गई होगी एक ग्रिप बनने से। बट ये है कि ईवी आने से, मैं बताऊं तुम्हें, ईवी आने से एल्युमिनियम डाइकास्टिंग के ऊपर में बहुत सारे पार्ट जो है ना ईवी के अंदर में वो बन एल्युमिनियम से ही रहे, हम्म, चाहे बैटरी की हाउसिंग हो या फिर और भी जो पार्ट हैं उसके अंदर में, हाउसिंग है, बहुत सारी चीजें हैं उसके, जैसे गीगा डाइकास्टिंग से बना रहे हैं पूरी पूरी रूफ, पूरा का पूरा जो नीचे का प्लेटफॉर्म है वो एल्युमिनियम डाइकास्टिंग से ही बन रहा है। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है इसमें, घबराने की कोई बात नहीं है, ये अप ही जाएगा एल्युमिनियम डाइकास्टिंग के, नए नए प्लांट लग रहे हैं एल्युमिनियम डाइकास्टिंग के जिसमें ईवी के ही जो है ना पार्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं। और दूसरा, नए पार्टों को जो पहले कास्ट आयरन में बन रहे थे वो अब इसमें डेवलप किए जा रहे हैं। मतलब एल्यूमिनियम। ये हो सकता है, हाँ ये कंफर्म है, हो नहीं सकता ये कंफर्म है कि एडीसी 12 जो अभी तक इतना वॉल्यूम में चलता था वो कम हो जाएगा। एडीसी 12 अलॉय का जो कंजप्शन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लोग जो पार्ट डेवलप करेंगे इसके अंदर में उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये एडीसी 12 जो है ना वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, लो सिलिकॉन के जो है ना अलॉय आएंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ मेरे को कि
जितनी भी अभी हम बातें कर रहे हैं ये सारी की सारी बातें जो होती हैं ये सिर्फ कन्वेंशनल डाइकास्टिंग के बारे में हो रही है, जो बहुत ही बेसिक हाई प्रेशर डाइकास्टिंग है उसकी बात कर रहे हैं। अगर एडवांस की बात करें हम लोग तो, और ये एडवांस आज की डेट में भी एडवांस यहाँ इंडिया में है, ठीक है, जैसे वैक्यूम टेक्नोलॉजी का यूज करना। तो तुमने देखा कहीं पे तुम्हारे यहाँ प्लांट में कहीं डाई में वैक्यूम कहीं यूज हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा। जेट कूलिंग कहीं पे यूज हो रही है? जेट कूलिंग। जेट कूलिंग के बारे में बताओ, जितना भी मालूम है जेट कूलिंग के बारे में। तो भी जेट कूलिंग कैसे काम करती है? जेट कूलिंग मशीन देखी है तुमने जेट कूलिंग जेट की? कूलिंग मशीन देखी, कैसी होती है वो देखने में? बताओ जरा देखा। जेट कूलिंग की सर मशीन होती है, उसमें वाटर और एयर का कॉम्बिनेशन होता है। जो सेकंड फेस ऑन होते ही जो कोई होल पिन है हमारी, एक डाई है एसीबी की, उसमें होल पिन है 4। उसमें ऊपर वाले में, एक तो गेट वाले में तो लगाते हैं, ऊपर वाले में लगाते हैं, उसमें बबलर असेंबली है। तो जैसे ही सेकंड फेस ऑन होता है वैसे ही पानी चलेगा उसमें, ठीक है, और वैसे ही रिटर्न आ जाएगा उसी में पानी। तो नॉर्मल जो स्पॉट कूलिंग होती है उससे क्या डिफरेंस होता है इस जेट कूलिंग के अंदर? वो सर स्पॉट कूलिंग तो हमारी पूरी डाई में चलेगी, वो वो लाइन कूलिंग हो गई जो पूरी डाई में चल रही है। स्पॉट कूलिंग होगी बिल्कुल ऐसे ही एक पर्टिकुलर स्पॉट पे चल रही है, ऐसे ही बबलर पीछे से लगता है उसके अंदर, है ना। तो उसमें क्या है, वो बड़े साइज का रहता है बबलर, और वाटर की जो स्पीड रहती है वो कम रहता है इसके अंदर में। जेट कूलिंग में जो है वो ज्यादा रहती है ना। पिन की साइज का भी होता है ना। और हाँ, वो पिन ऑब्वियस सी बात है कि मतलब हम बहुत बारीक पिन के अंदर को भी जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा तुमने और एडवांस के अंदर में और क्या सुना हुआ है? जैसे ये हो गया अपने, तुमने कभी 6x6 ये रोबोट वगैरह देखे वर्किंग के अंदर में कि भाई कास्टिंग को या बुश को लगाते हुए कास्टिंग को बाहर निकालते हुए सेंस कराते हुए इन पे था, पीडीसी 1 में था ना। करेक्ट, पीडीसी 1 में था। इस तरीके कहीं देखे? महावीर में भी देखे थे, महावीर में भी देखा था, हाँ वहां पे भी था कि वो बुश लगाता था उसके अंदर में और लगता था। अच्छा, तुमने कहीं पे रोबोट के थ्रू ट्रिमिंग होते हुए देखी है? ट्रिमिंग और फैटलिंग होते हुए? फैटलिंग होते हुए नहीं देखी? सुना है कि फैटलिंग होती है ना। रोबोट? हाँ, मैक्सिमम वो यूनिट 7 में टेस्ला के लिए प्लान लगा। हाँ, होती है उसमें। हाँ, तो वो ट्रिमिंग करता है वो। अच्छा, वो ट्रिमिंग करता है। ट्रिमिंग कर रहा है, लगा देता है पार्ट को, ट्रिमिंग हो जाएगी, कन्वेयर से पावर उठा के रख देगा, चले जाएगा। अच्छा, एक चीज बताओ, तुम दोनों के दोनों जो है शिफ्ट इंचार्ज हो, है ना। तो शिफ्ट इंचार्ज की क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब डेली रूटीन जो, जैसे शिफ्ट में गए तुम लोग तो कैसे शुरुआत होती है शिफ्ट की? शिफ्ट में तो सबसे पहले जैसे गए तो शिफ्ट मतलब रिलीवर से रिलीविंग लेंगे कि पूरे शिफ्ट में उसने क्या क्या काम किया है, कहाँ क्या काम पेंडिंग है, क्या करना है, उसने क्या चेंज किया है, जो भी कुछ चेंज किया है कि इसके मतलब जो हमारा पैरामीटर ये चल रहा था या ऐसा कुछ हुआ था, उसको हमने इस पे काम किया है, इसमें ये करना है, इसके हिसाब से चलेगी। तो अगर इसको चेक करना हो तो एक बार फिर से चेक कर सकते हैं। पहले तो रिलीविंग लेने के बाद मैन पावर देखेंगे, मैन पावर देखने के बाद मैन पावर को अरेंज करेंगे कौन किसको कहाँ लगाना है। अच्छा, जैसे मशीन वाइज बंदे लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक वो मशीन पे चले जाएगा, अपने अपने मशीनों पे सारे बंदे चले जाएंगे। वो पीछे से पहले वीकली सेट कर देते हैं। अगर हमें लगे कि उस डाई के हिसाब से उस बंदे को कंफर्ट नहीं है, उस बंदे से नहीं हो पाएगा, तो ऑपरेटर चेंज कर देंगे अपने लेवल के हिसाब से, क्योंकि अगर हम वही बंदा रहेगा तो हमें भागना पड़ेगा। और चेंज करने के बाद जो भी बीपी है, ग्लव्स, ये वो सारा बंटवाने के बाद उसको बंदा अपना टाइम पे, जैसे जब भी रिलीविंग वो शिफ्ट का टाइम होता है 5 से 10 मिनट के अंदर में मशीन को जो भी इधर उधर देखना है, सारा कुछ मशीन को देखने के बाद उसको चलाना है बंदे को। और इसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स आएगी, जो हमारी टारगेट है उसके हिसाब से हम काम करेंगे। फिर जो भी प्रॉब्लम्स है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है, जो ओके चल रही है वहाँ जाना नहीं है, फिर जो प्रॉब्लम्स है उसको जाके देखना है। कुछ डेली के ऐसे चेक्स हैं, चेक पॉइंट हैं कि मतलब हाँ ये हमें चेक करने हैं शिफ्ट इंचार्ज? डेली के लिए चेक करना है, वहाँ पे डोजिंग फर्नेस है। अच्छा, तो डोजिंग फर्नेस में जैसे मेटल चार्ज करते हैं तो टेम्परेचर वेरिएशन हो जाता है। अच्छा, जैसे कभी ज़्यादा टेम्परेचर डल गया तो उसमें जो रेंज है, कभी तो ऑपरेटर कम ज़्यादा कर लेता है, तो उसके हिसाब से उस रेंज को फिर से चेक करना पड़ता है हमें। रेंज किस? नहीं, मेटल टेम्परेचर का जो मेटल टेम्परेचर, हाँ, उसका जो एक अलग वो है, डोजिंग फर्नेस है। तो जैसे अगर 700 डिग्री टेम्परेचर डाल दिया हो, उस बंदे ने 680 के हिसाब से हमने सेट किया था, 10 डिग्री प्लस 10 डिग्री माइनस, या 15 डिग्री प्लस 15 डिग्री माइनस, उसने 50 डिग्री प्लस कर लिया या 30 डिग्री प्लस कर लिया उस टाइम चलाने के लिए।
तो और इंजेक्शन डिले भी कम नहीं किया, बढ़ाया नहीं उसने। इंजेक्शन डिले क्यों बढ़ाएगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंजेक्शन डिले बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्यों? फ्लैश ना मारे? फ्लैश ना मारे हम्म। कुछ। तो तो ये तो हो गया कि कंपनसेट कर रहे हो तुम उसको ना, हाँ, पर सही तरीका तो नहीं है। नहीं सही तरीका नहीं। इंजेक्शन डिले क्यों दिया जाता है? चलो अभी इसकी बात कर लेते हैं, इंजेक्शन डिले क्यों दिया जाता है मशीन में? इंजेक्शन डिले इसलिए दिया जाता है कि जैसे हमारा मोल्टन मेटल है, जैसे शॉर्ट स्लीप में गया, हम्म, तो उसके अंदर में इंजेक्शन डिले अगर नहीं हम करेंगे तो उसके अंदर वेव होता है, Wave। मेटल के अंदर वेव होता है। जब डाल रहे हैं तो हाँ, वेव तो wave। जैसे उसमें वो क्या है, वो लॉन्डर लगा हुआ है, अच्छा वहां लॉन्डर लगा हुआ है। लॉन्डर लगा तो हुआ है। फिर भी जो है ना एक सरफेस से हाँ, टच होके ऐसे जा रहा है टच होते तो हुए कम जाएगा, बनाएगा, कम बट बनाएगा। जिन मशीनों के अंदर में लैडर- डायरेक्ट लैडल से गिर लैडर, रहा है हाँ, उसमें ज़्यादा ज्यादा बनाएगा, बनाएगा। उसमें ज़्यादा बनाएगा। फिर भी इसमें जैसे बनाएगा ना तो झटका मारता है वो भी, फिर बैक आता है, बैक आता है। आगे डिफ्यूजर से टकरा के मेटल हाँ, वापस आता है। वापस आता है वो। हम्म, तो इसके लिए हम थोड़ा सा डिले को ज़्यादा कर देते हैं, और वो वेव को वो करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। हम्म। क्योंकि अगर हम स्लो स्पीड रखेंगे और शॉट मारेंगे तो वेव ज़्यादा रहेगा तो फ्लैश मारेगी वो, या बैक मारेगी वो, हम्म। स्लाइड के अंदर में फ्लैश चली जाएगी, स्लाइड जाम होने के चांसेस है। बट जो अगर मान लो जिनका होल्डिंग फर्नेस पे टेम्परेचर पे कंट्रोल नहीं है तो है ना, हाँ, उसी के बारे में बोल रहा था मैं, कि जैसे टेम्परेचर, अगर वो ऑपरेटर क्या होता है, उनको थोड़ा बहुत नॉलेज होता है कि अगर ये दिक्कत आ रही है, अगर इंचार्ज नहीं है तो मैं सेट कर लूँ अपने हिसाब से, 10 डिग्री बढ़ा लूँ। फिर वो करना भूल जाता है वो, ओके, तो उसको हमको आवरली, मतलब जब भी हम राउंड मारते हैं, या 2 घंटे पे, 1 घंटे पे, 2 घंटे पे, वो भूल गया जाता है कि मतलब बढ़ाना है या कम करना है? नहीं, वो टेम्परेचर जैसे मेटल डालने के बाद, टेम्परेचर मेंटेन मशीन चला दी हाँ। तो डिले भी बढ़ा दिया, वो चलाते गया फिर अच्छा, जब वो- टेम्परेचर कम आया तो हाँ। वो डिले कम करना है, ये भूल जाता है। हाँ, अच्छा, डिले भी कम करना भूल जाता है और तो उसका रेंज भी कम range- करना भूल जाता है। ओके, तो इसके कारण से हम लोग जब चक्कर मारते हैं तो उसको पहले तो नॉर्मली फ्लोर के, रोड के साइड में ही लगा रहता है वो, तो उसको हम लोग सेट कर देते हैं। अब रही बात मशीन पे, तो मशीन पे भी जाके चेक करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है, कास्टिंग प्रेशर है, आईपी है, आउटपुट वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है पैनल के अंदर पैनल के अंदर में, वो भी चेक करना होता है। हम्म, आवरली पहले तो हमारे वो लगा हुआ था, फैक्ट्री कनेक्ट था, उसमें सारा आता था डाटा कि कितने देर पे वो शॉट मार रहा है, घंटे का कितने मार रहा है, अच्छा प्रोडक्शन का प्रोडक्शन का रिपोर्ट। हाँ, अभी वो 10 मिनट पे अगर बंद करेगा तो ब्रेकडाउन आएगा, कितने देर के लिए बंद रहा था। कुछ FPS आईओटी कुछ लगा होता है, इंटरनेट IoT आईओटी लगा होता है, हाँ, करेक्ट। तो उसके हिसाब से हम ब्रेकडाउन फील करते हैं, तो हमें पता होता है कि बंदे की क्या क्या दिक्कत आ रही है वहाँ क्या पे। परफॉर्म क्या perform कर रहा है। उसी से सेट उठाता था सारा वो अच्छा, सैप भी उसी से कनेक्ट हाँ था। connect। तो उससे क्या होता था कि हमें पता चलता था कि मशीन पे दिक्कत क्या आ रही है एक्चुअल में। हम्म, कौन सी मशीन बंद है, हाँ, कौन सी मशीन बंद है। होगी तो ये वही येलो हो जैसे जाएगा, हमारे फ़ोन में मैसेज आ जाएगा, अच्छा फोन पे आता था, फ़ोन से कनेक्ट है वो। और तुम फोन पे देख भी सकते हाँ, हो। हम फ़ोन पे देख सकते हैं कौन सी मशीन चल रही है, कौन से घंटे के कितने मार रहे हैं। जैसे 2 ऑपरेटर हैं, तो कौन सा ऑपरेटर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऑपरेटर बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उससे यही उससे अवेयरनेस भी बढ़ती है, ऑपरेटर को हम बोलेंगे तेरा कमा रहा तो वो थोड़ा अलर्ट रहेगा। ओके, वो अलर्ट, मतलब उसको देख के फिर तुम बोल भी सकते हाँ, हो बात तुमको करते हैं। तो कमा रहा एक सिंगल विंडो पे सारी मशीनों का अवेलेबल है, अलग अलग मशीन पे जाके पहले जैसे होता था कि चेक उसके अंदर में देख रहे हो तुम हाँ, कि हाँ भाई इसके कितने कितने शॉट shot लगे लगे। आवरली, हाँ, तेरे कितने, तो हर मशीन पे जाके देखना होता है। हाँ। अभी एक विंडो पे ही देख सकते हो। हाँ, तो मतलब ये जो आईओटी का यूज था, ये सिर्फ प्रोडक्शन का डाटा मॉनिटर करने के लिए था या प्रोडक्शन ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन और प्रोडक्शन ब्रेकडाउन दो चीज। प्रोडक्शन और ब्रेकडाउन। हम्म, तो ये आईओटी का यूज उसके लिए नहीं होता था, प्रोसेस पैरामीटर को मॉनिटर करने के लिए हम्म, कि कब कौन सा पैरामीटर आउट जा नहीं। रहा है, या फिर उसकी सीपी के प्रोसेस कैपेबिलिटी कैलकुलेट करके देता हो। जैसे तुम्हारा ये जो आईओटी है ये ओई भी कैलकुलेट करके देता होगा हाँ, तुम्हारा, है ना, वही ओई भी कैलकुलेट कर। हाँ। तो ऐसे ही प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उस आईओटी का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताओ पहले, कि हम अपने प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए आईओटी का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। पता नहीं सर उसके बारे में। भाई आपका वो आपके मोबाइल पे वो प्रोडक्शन दे रहा है, Wi-Fi ब्रेक डाउन दे रहा है, हाँ, तो वो प्रोसेस भी तो पैरामीटर दे सकता है ना। दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे शिफ्ट के अंदर में 800 शॉट लगे, और मुझे चाहिए कि भाई ये अगर कल चलना है और इसमें इतना रिजेक्शन निकला है, तो इन प्रोसेस से चला, यानी कि इन पैरामीटर पे चला है, तो कम से कम उस पैनल के ऊपर में 9 पैरामीटर होते हैं, है ना, अगर याद है तुम्हें तो 9 पैरामीटर होते हैं कि हाई स्पीड स्टार्ट कहाँ से हुआ, हाई स्पीड फास्ट शॉट स्पीड, लो स्पीड, कास्टिंग प्रेशर, इंटेंसिफिकेशन प्रेशर, बिस्किट थिकनेस, वी राइज, ये सारे के सारे पैरामीटर उस पे देता है वो पैनल पे, जो हर शॉट के अंदर में शॉट के अंदर देता दे रहे हो। अब हो क्या रहा है कि वो टेक्नोलॉजी मशीन
शॉप फ्लोर पे चल रही है, वो इतना सारा डाटा जनरेट हो रहा है, उसको एनालिसिस कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। कोई नहीं कर रहा। उससे एनालिसिस क्या क्या कर सकते हैं? देखो ना, प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए हम लोग उससे हर पैरामीटर की सीपी के निकाल सकते हैं कि वो ये भी निकाल रहा है, वो ये देता है ना, रिजेक्शन दे रहा है तुम्हारा आईओटी अभी नहीं, वो तो पीस ऐप में जाएगा तो वहां कैलकुलेट हो जाएगा ना। नहीं, बट ये इसमें भी तो जैसे तुमने देखा हो कई कंपनियों ने रिजेक्शन का भी लगाया हुआ है, ऑटोमेटिक कन्वेयर पे गिरता है, कन्वेयर पे गिरता है तो वो नीचे खुल जाता है और नीचे रिजेक्शन गिर जाता है, तो वो काउंट हो जाता है कि ये रिजेक्शन निकाला है इसने, है ना। तो वैसे ही उस आईओटी के अंदर में ये डाटा जा सकता है कि भाई आपका इन पैरामीटर पे जब ये चला है तो ओके बना है, और जब ये पैरामीटर चले हैं ये रिजेक्शन बना है। उससे प्रोसेस कैपेबिलिटी निकाली जा सकती है किन पैरामीटर पे जो है ना रिजेक्शन आता है इस डाई के अंदर में, इस मशीन पे। तो ये सारा काम आईओटी कर सकता है बिना यूं, जैसे सुबह 9 बजे टेबल पे चाहिए ना रिपोर्ट, बोलते हैं ना लोग बाग, एक बंदा रखा होता है कंप्यूटर ऑपरेटर नाम का, या फिर कोई जीटी रखा होता है जो फ्लोर पे बोलते हैं कि भाई मेरे को सुबह मेरे आने से पहले रिपोर्ट चाहिए मेरी टेबल पे, ये ओई और कितना ब्रेक डाउन हुआ और कितना हुआ। ऐसे ही वो रिपोर्ट जो है आपके आने से पहले आईओटी तैयार करके दे सकते हैं ना। प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए भी यूज कर सकते हैं आईओटी का, मेरा कहने का मतलब ये कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बुलर है तो उसमें बिस्किट थिकनेस देता है, हर चीज देता है, तो एक गुड और ओके और बैड वो शो करता है। जैसे अगर बिस्किट थिकनेस कम हुआ या कोई भी चीज दिक्कत आ कैसे मालूम होता है बैड है गुड है? वो जो हम रेंज डाले हैं उस रेंज से अगर बाहर जाएगा या कम आएगा तो वो बता देगा कि भाई ये गलत है, बैड है ये। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से हर शॉट बताता हूँ बिस्किट थिकनेस की जो रेंज होनी चाहिए, मतलब वेरिएशन जो होना चाहिए, वो कितने एमएम का मतलब चलेगा कि इतने से इतने का है? +- 5 फॉर एग्जाम्पल एक 60 का प्लंजर चल रहा है, ठीक है, 60 डाया का प्लंजर चल रहा है, और उसके अंदर में बिस्किट थिकनेस कितनी बन रही होगी लगभग तुम्हारे हिसाब से? 60 का है तो मैं ये कह रहा हूँ 15 से 20 के आसपास। 15 से 20 में 5 mm का गैप होगा। अब अगर तुम 5 का वेरिएशन बता रहे हो तो इसका मतलब 15 भी ओके है और 25 भी ओके है। नहीं 15, जैसे अगर 60 का प्लंजर है तो एक तो फॉर्म ये है कि हम प्लंजर का 4 रखते हैं। नहीं, वो तो अलग चीज होगी, वो तो मैं वो वैलिडेशन की बात नहीं कर रहा कि हम रखनी बिस्किट थिकनेस कितनी रखनी चाहिए, वो एक अलग टॉपिक हो गया। मतलब ये तो मेथड ही गलत है कि बाई 4 कर दो, ठीक है, उसका तो मैंने बनाया हुआ है वीडियो कि कैसे रखते हैं। हाँ, तो वो अगर रनर्स रखेंगे हम तो 1.25 ये तो हो गया कि कितनी रखनी है। मान लो मैंने 20 mm रख दी, अब वो 20 mm का अगर 5 mm का गैप रखेंगे, टॉलरेंस रेंज रखेंगे, तो 15 से 25, तो 15 और 25 दोनों ही ओके हैं। दोनों ही ओके है ना। बट ऐसा होता नहीं है कि 15 वाले पीस की कास्टिंग, 15 mm जिसकी थिकनेस है कास्टिंग की, उसकी कास्टिंग की इंटीग्रिटी जो होगी ना अंदर में श्रिंकेज को लेके जो है वो अलग होगी, और जिसका 25 बना होगा और जिसका 20 बना होगा, तीनों की अलग अलग होगी। ज्यादा भी नुकसानदायक है, कम भी नुकसानदायक है, ये तो मालूम है ना। बिस्किट थिकनेस कम बिस्किट थिकनेस होगा यानी कि उसको इतना मेटल मिलेगा ही नहीं, उसको फीड करने के लिए, जो श्रिंकेज को फीड करने के लिए चाहिए, है ना। और 25 रखने पे क्या होगा कि जो पी राइज होता है, जो इंटेंसिफिकेशन का इम्पैक्टनेस है, वो उसको मिलेगा ही नहीं पी राइज होने के लिए उतनी लेंथ जो है, तो दोनों ही खराब है उसके अंदर। तो वेरिएशन जो मेरे हिसाब से होना चाहिए ना, 5 का नहीं होना चाहिए, वो मैक्सिमम 2 mm का वेरिएशन होना चाहिए। इतने टॉलरेंस पे जो है ना हमें अपनी डाइकास्टिंग की मशीन जो है ना वो चलानी चाहिए, ठीक है। मैं वही कहता हूँ कि जब भी हम कोई चीज मतलब बिल्कुल इनोवेटिव और नए तरीके से करने की अगर सोचे ना, तो बिल्कुल जो अभी तक देखा है ना हमने, वो सारा हमें बुलाना पड़ता है कि हमने तो देखा ऐसा है यार कि 10-10 mm की गैप भी चल रहा है। इसीलिए यही कारण है कि जो मशीन के अंदर में ऑप्शन आते हैं ना, वो यस करने के लिए कि अलार्म जनरेट हो जाए, वो इसीलिए नो मिलते हैं। वो और क्या कारण है? वो यही कारण है कि वो कर नहीं पा रहे उतनी रेंज में मेंटेन, जितनी डाल दी उतनी भी नहीं कर पा रहे, 5 mm भी नहीं कर पा रहे। वो हर 5 शॉट बाद बज जाता है, अलार्म बज जाता है उसके अंदर में, इसीलिए नो मिलते हैं उसमें वो। जबकि मशीन मैन्युफैक्चरर ने जब बनाई होगी वो मशीन, तो वो क्या सोच के बनाई होगी यार, क्या इनोवेशन दिया है हमने, देखो अलार्म देगा आपका, और लोग, और उसके पैसे लेता है मालूम है तुम्हें, मशीन मैन्युफैक्चरर अलग से पैसे लेता है उसके। किसी
एचपीडीसी मशीन को नॉर्मल खरीदो, उसको बोलो कि मेरे को ये सब मॉनिटर नहीं चाहिए, इसके अंदर ये प्रोसेस कंट्रोल नहीं चाहिए मेरे को, तो वो मशीन जो है ना कम से कम 10 से 15% कॉस्ट कम करके देता है वो आपको, और ज्यादा। यानी कि आपकी अगर 2 करोड़ रुपए की कोई मशीन है एचपीडीसी की, उसके अंदर में से 25 से 30 लाख रुपए जो है ना वो इस चीज के ले लेता है। और हम क्या कर रहे हैं उसको, नो नो नो, यूज उसको ही नहीं स्किप कर कर रहे। रहे हैं फिर। हाँ एक तो ये चीज होगी, दूसरी उसका भी यूज नहीं कर रहे जो वो प्रोसेस तुम्हारे को मॉनिटर करके दे रहा है। भाई खरीदने वाले ने और बनाने वाले ने क्या बनाया कि आप अपना प्रोसेस मॉनिटर कर सकते हो, देखो ये शॉट में क्या आया, और जो चला रहा है वो उसको नो नो करके चला रहा है और उसको देख ही नहीं रहा। 1000 शॉट निकले, कहां से करोगे तुम उसको एनालिसिस? भाई वो जनरेट डाटा जो जनरेट हो रहा है वो एनालिसिस करने के लिए हो रहा है। वो मशीन क्या करेगी उसका, जनरेट करके करती जा रही है, फिर 1000 शॉट बाद फिर गायब कर देगी वो तो डाटा मशीन। तो इसलिए आपको वो डाटा दिया जा रहा है आपकी प्रोसेस कैपेबिलिटी को मेजर करने के लिए, चेक करने के लिए करना चाहिए। आईओटी का यूज करना चाहिए इन चीजों को मॉनिटर करने के लिए। भाई हर शिफ्ट के अंदर में 1000 शॉट का डाटा आदमी के बस की बात नहीं है, और वो पैसे बेकार करने की बात है कि एक आदमी लगाओ तुम ये एनालिसिस करके दे रहे हैं, वो लेके आ रहा है डाटा वहां से। इससे बड़े आईओटी का यूज करो, टेक्नोलॉजी का यूज करो उसके अंदर, है ना। और क्या करते हो, चेक पॉइंट के अंदर में बात रहेगी वहां पे, वो फिर चेक पॉइंट के अंदर में जैसे गैस चेक करना, पैरामीटर चेक कर लिए तुमने, गैस चेक कर लेना होता है। इसके बाद कास्टिंग प्रेशर, वो कास्टिंग प्रेशर तो मैंने हमें इनपुट करना होता है, आउटपुट आता है। इसके बाद आईपी चेक करना होता है, होल्डिंग होल्डिंग चेक करना होता है, कितने देर आईपी, मतलब कितने देर हमारा कास्ट आईपी लग रहा है। ओके, तो ये पैरामीटर चेक कर लिए मशीन के थ्रू जो है। इसके अलावा और क्या चेक पॉइंट रहते होंगे एज ए शिफ्ट इंचार्ज जो है? चेक पॉइंट या फिर वो पार्ट कहाँ आता है जब हम कोई इनोवेशन के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कंपनियों के अंदर में होता है ना कि भाई आपको 5 काइजन पर मंथ जो है देने देने, ऐसा रहता है ना, टारगेट रहता है ना, केपीआईज रहते हैं ना, तो वो वाला टाइम कब मिलता है? वो टाइम वर्किंग आवर में करते हैं वो। जैसे वर्किंग टाइम में जैसे कोई चीज आ गया, उसने हमने किया, चेंज कर दिया, वही भर दिया। हाँ, तो वही हमारा काइजन है। जैसे तक का कोई एक काइजन बता मेरे को, जैसे कोई भी चीज छोटी छोटी चीजों की इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे एक एग्जांपल जो तुम्हें अभी तक लगता हो कि हाँ यार ये बेस्ट है, मतलब ये मैंने जो किया है अभी तक का काइजन जो है ना वो सबसे बेस्ट है, मतलब कुछ इनोवेटिव, कुछ नई चीज मैंने की है अभी तक, मतलब नई भी नहीं की, मतलब ये चीज ठीक की है मैंने। काइजन तो मैंने एक बार वो जीडीसी पे पार्ट बनते थे छोटे छोटे कैप्सूल टाइप का, जीडीसी पे, हाँ ओके, जीडीसी पे उसको हम पहले उसके बनाते थे, रॉड टाइप का बनाते थे, फिर उसको हम कट करके प्रेस करके वो हम में ले जाके उसको कैप टाइप का बनाते थे, छोटे छोटे पार्ट फोर्जिंग से उसको मैंने छोटे छोटे डाई में बना के 80 टन की मशीन पे एचपीडीसी में डायरेक्ट बनाया, और उसमें हमारा एल्युमिनियम चल रहा था उस टाइम में 99%, ओके, सॉफ्ट मेटल से चल रहा था, मेटल लो से, फिर उसको मैंने एडीसी 12 पे लाया, ओके, थोड़े बहुत ही उसमें एल्युमिनियम ज़्यादा मिलवा के ऐसे ही होल्डिंग फर्नेस में ही, और उसको बनवाया, तो सबसे हमारा बेस्ट काइजन रहा था। मतलब वो तुमने कई सारे प्रोसेस जो है ना वो सेव कर दिए, हाँ, और मेटल भी सेव किए थे। नहीं मेटल भी सेफ हो गया। सबसे बड़ी बात थी कि हमने प्रोडक्शन कवर किया, जो हमारा ऐसे बन रहा था, प्रोसेस ज़्यादा था उसमें और हमारे पास माल उतना हो नहीं पा रहा था। प्रोडक्शन बढ़ाया मैंने डाइकास्टिंग पे ले आके, अब घंटे के 150 शॉट लग रहे हैं इस पे डाइकास्टिंग, हाँ, और 8 से 10 पीस की वो है, पीस है, कैविटी है, और अगर हम मैनुअली चला रहे हैं जीडीसी पे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, प्रोसेस भी ज़्यादा है, और इसमें क्या है थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर फोर्जिंग पे ले जाना पड़ेगा, कटिंग के बाद मतलब कोटिंग वोटिंग सारा कुछ करने में बहुत टाइम लगता था उसमें। और इसमें क्या है, बस वहां से निकला, थोड़ा सा फेटलिंग हुआ हल्का सा, इसके बाद कोटिंग में चला गया काम, तो मेटल भी बच गया। कुछ रहा है सर, मेरा एक काइजन रहा था, एक हाउसिंग की डाई थी, उसमें ऊपर स्लाइड चलती थी और 2 mm तक पिन बनती थी, उसके सामने इजेक्टर पिन थी, और बार बार हिट करके तोड़ दे, स्लाइड तोड़ दी। फिर उसमें हमने क्या किया, 2 पिनें थी, ज्यादा कोर तो लंबी थी नहीं, क्योंकि 2 mm के अंदर जाती है स्लाइड, वो पिन लॉक कर दी और बम्पर पे चला दी, बम्पर रोड 75 लगते थे, 86 शॉट लगने लगे, प्रोडक्शन बढ़ गया और डाई चेंज में टाइम कम। अच्छा, एक चीज और बताओ कि अगर प्रोडक्टिविटी
बढ़ानी है हमें, तो उसकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने किसी के लिए? कंपोनेंट के अंदर में? हाँ, तो अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि भाई इसकी चलो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, तो काम कहाँ से कैसे स्टार्ट करना चाहिए? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें डाई पे काम करना चाहिए। क्या? ड्राइव मशीन ब्रेक डाउन कंट्रोल की। नहीं, ब्रेक डाउन तो बाद में कंट्रोल भाई करेंगे। देखो, जैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं है, आपकी पूरे 24 घंटे डाई कास्टिंग मशीन चल रही है, ठीक है? 24/7। जो अपने शेड्यूल ब्रेकडाउन है, जैसे लंच ये वो सब, ठीक है, वो माइनस करने के बाद में जो भी चीज डाई कास्टिंग मशीन चल रही है, करेक्ट, उसके अंदर में फिर उसके बाद जो टाइम बचा है, करेक्ट, उसके बाद जो टाइम बचा हुआ है उसके अंदर में अगर वो शॉट निकल रहे हैं, मान लो 2000 शॉट निकल रहे हैं, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ानी है, 2500 शॉट करने हैं, या फिर हमें नहीं पता कि कितने शॉट होंगे, हमें नहीं पता ना, तो वो अप्रोच क्या होनी चाहिए? जैसे कि साइकिल टाइम स्टडी की अगर मैं बात करूं, मैं साइकिल टाइम। कि मतलब सबसे पहले तो ये मालूम उस पे काम पता करना पड़ेगा ना कि अभी कितना टाइम लग रहा है और कहाँ कहाँ टाइम लग रहा ज्यादा लग रहा टाइम है ना? कंज्यूम हमारा। है, लग रहा है एक्सेटर लगा रहा है, यस, यस, तो अप्रोच वही या होनी चाहिए ऑपरेटर हमारी। मैनुअल में कर रहा है, करेक्ट, वो चीज चेक करेंगे। वो चीज। नहीं, जैसे हम कोई भी डाई चला रहे हैं जैसे, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसे डाई चल रही है, सेम पैरामीटर पे चल रही है। अगर हम उसको तेज चला रहे हैं तो रिजेक्शन आ रहा है, हाँ, धीरे चला रहे हैं तो रिजेक्शन आ रहा है। हम सेम मतलब साइकिल टाइम अगर 50 का चला रहे हैं तो हमारा कास्टिंग सही आ रहा है। अगर हम उसको साइकिल टाइम 40 पे लेके आ रहे हैं तो हमारे कास्टिंग जैसे पतले पार्ट्स है, जहाँ पे पतला रिब्स बना हुआ है, वहाँ पे नॉन फिलिंग आ रहा है। जैसे ज़्यादा डाइकोट कम डाइकोट लग गया तो कास्टिंग कहीं पकड़ बना रही है, सोल्डरिंग जनरेट हो रहा है, सोल्डरिंग पैचिंग जनरेट हो बन रहा रहे है। हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम डाई पे ये काम करेंगे कि प्रॉपर कूलिंग रखेंगे। करेक्ट, दूसरा, जहाँ पे पतले क्योंकि रिब्स है, हीट हाँ रिमूव जो है वो करनी पड़ेगी हमें हाँ, ज्यादा। सबसे ज़्यादा पहले कूलिंग रखना है। अच्छा, इसके बाद दूसरा जैसे पतले रिब्स है, वहाँ पे अगर हम तेज चला रहे हैं तो नॉन फीलिंग आ रहे हैं, श्रिंकेज आ रहा है, वहाँ पे अच्छे से फील नहीं हो पा रहा है तेज चलने के कारण से, सोल्डिफिकेशन टाइम कम होने के कारण से। तो हम उसको वहाँ पे ओवरफ्लो या एयर वेंट कुछ निकलवाएंगे, ताकि स्प्रे कम भी लगे ज़्यादा भी लगे तो उसको टॉलरेंस पे वो रिजेक्शन ना बने हो। ये दो काम करने के बाद हम अब मशीन को तेज करेंगे। मतलब उसकी अब डाई मशीन की, क्लोजिंग की हाँ, स्पीड। डाई क्लोजिंग की स्पीड, लेडल ये चल रहा है तो लेडल की स्पीड। जैसे अब हमारे पास डोजिंग फर्नेस है तो उसमें दो ऑप्शन आता है, जैसे हम मेटल को डाउन भी रख सकते हैं, चार्ज होने के बाद मेटल डालेगा, और लोड पे भी रख सकते हैं, मेटल वहाँ पे टॉप अप पे लोड पे रहेगा वो। जैसे ही हम डोजिंग करेंगे तुरंत मेटल डाल देगा वो, तो लोड पे रखेंगे हम उसको, ताकि जैसे ही रेडी रखेंगे उसको। हाँ रेडी रखेंगे, जैसे ही क्लोज हुआ वो मेटल डाल देगा। हर प्रोसेस को, जैसे सोल्डिफिकेशन टाइम है तो सोल्डिफिकेशन टाइम हमें 1-2 सेकंड कम करके देखना है, फिर काट के चेक भी करना है कि ब्लो होल तो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर हमारा कूलिंग प्रॉपर है तो ये दिक्कत नहीं आएगी। कूलिंग टाइम कम करने से, अगर हमारा वाटर कूलिंग है, जो भी कूलिंग चल रही है हर जगह, ओवरफ्लो एयर बैंड सही है, तो 1-2 सेकंड हम मार्जिन कर सकते हैं मोटे पार्ट में भी। और जैसे डाइकोट की रेशियो है, तो डाइकोट की रेशियो, जैसे कास्टिंग हमारी कहीं ग्रिप पकड़ बना रही है, तो डाइकोट की रेशियो हम अगर थोड़ा सा कम रखेंगे, मतलब जैसे कहीं बहुत सारे जगह मैंने 1:400, 400। ओके। 1:400। हाँ, कहीं कहीं मैंने पतले पार्ट पे 1:400 300 कॉमन है ये। फिर जैसे क्रिटिकल पार्ट्स है 1:100 रखते हैं क्रिटिकल पार्ट्स पे। तो अगर 1:100 रखने से हमारा परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, हमारा कॉस्ट सेविंग बढ़िया हो रहा है, तो हम 100 पे चलाएंगे। तो इसके कारण से हमारा कास्टिंग नहीं फंसेगा और टाइम जो वहाँ लग रहा है वो नहीं लगेगा, ब्रेकडाउन कम हो जाएगी। साइकिल टाइम रिड्यूस करने के लिए ये हाँ, ये सब हमें काम है, बढ़ानी पड़ेगी। ये करने ही पड़ेंगे। हाँ, करनी पड़ेगी। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे अभी डाइकोट की बात हुई, तो डाइकोट कंज्यूमेबल जो है ना, वो ट्रायल जब हम करते हैं, मतलब डाइकोट ही कंज्यूमेबल ऐसा है जिसको ट्रायल करके हम वैलिडेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं है कि भाई डाइकोट बिल्कुल इस तरीके से कोई स्पेसिफिक इसके कुछ पैरामीटर डिसाइड नहीं कर रहे हम लोग कि भाई डाइकोट ये पैरामीटर हैं इसके अंदर में, तो ले लो, खरीद लो। आदमी ही क्यों उसको वैलिडेट कर रहा है उसमें? क्योंकि इसमें करप्शन के चांस जो है ना बहुत ज्यादा है, कंपनियों के अंदर में नॉर्मल सी बात है ये।
हम्म, कि जो भी डाई कोड को वैलिडेट करा रहा है ना इसके अंदर में, वो ऐसा क्या देख रहा है, वो बस ये आपको मंजूरी दे रहा है कि ये जब डाई कोड चला है, चाहे वो 12 घंटे चला है, चाहे 24 घंटे चला है, उस समय ये रहा है, ठीक है। और वही कंपनी के डाई कोड जो है ना वो सब जगह चल रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आज वैकर का महावीर में चल रहा है तो उसका आज हटके लुब्रिकोट आ गया, या कोई और सनराइज आ गया उसके अंदर में, फिर वहां से कुछ स्टाफ चेंज हुआ वहां पे कुछ तो उसने दूसरा ले आया। तो ये क्या है, ये इंडिकेशन यही है ना यार, करप्शन के तो इंडिकेशन है ये। जबकि होना ये चाहिए कि कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर जो है ना वो डिसाइड करे जाने चाहिए इसके अंदर में, और वो आराम से हो सकते हैं उसकी डेंसिटी लेके, उसके अंदर में पीएच की वैल्यू चेक करके, और जो लिक्विड के जो और प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारे मेजर करके आराम से कर सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि ये है डाइकोट आपके प्रॉपर्टी इसके अंदर में, तो मैं ओके आप दे दो। इसमें जो ह्यूमन का जो इंटरेक्शन है ना इसके अंदर में, वैलिडेशन में, वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा करप्शन है इसके अंदर में। लोगों को नीचे करप्शन की ओपन एक स्पेस दिया हुआ होता है कि नहीं होता ऐसा?